हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का थर्ड एंड द लास्ट पार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। नेक्स्ट वन हमारे पास आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो लेट्स स्टार्ट विद तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और अगर आपने हमारी प्रीवियस टू पार्ट्स को नहीं देखा तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर आप दोनों पार्ट को देख सकते हैं। तो यहां पर लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। तो मैंने लिखा डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला सवाल ये आता है कि डेमोग्राफिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफिक कंडीशंस का मतलब होता है जहां पर हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। डिफरेंट फैक्टर्स का मतलब बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, एक्सेट्रा। सो दीज आर कॉल्ड द डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ एन इकोनॉमी। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पहले मैंने स्टार्ट किया विद द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। सेंसस का मतलब आप जानते हैं काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन होता है, भारत की जनगणना। तो सबसे पहली बार जब हमने फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस किया था दैट इज द 1881। सो रिमेंबर दैट इज द फर्स्ट टाइम जब आपने ऑफिशियल सेंसस किया इंडिया के अंदर। और उसके बाद से हर 10 साल में हम इंडिया में पॉपुलेशन काउंटिंग करते आ रहे हैं। तो यहां पर जब हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इसे उस टाइम में दो डिफरेंट स्टेज में डिवाइड किया गया। और मैंने लिखा था फर्स्ट वन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट स्टेज दैट इज बिफोर द 1921। तो जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ 1881 में, उससे लेकर 1921 तक की जो सिचुएशन थी उसे बोला गया फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन। अब इसके अंदर क्या था, तो सबसे पहले हाई बर्थ रेट था, जहां पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी। तो बहुत ज्यादा डेथ रेट हुआ करता था, जिसका मेन जो रीजन है वो फमाइन को माना जाता है, क्योंकि उस टाइम में इंडिया में फ्रीक्वेंट फमाइन आया। द सेकेंड रीजन इज द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, जिसकी वजह से इंडिया में उस टाइम में डेथ रेट बहुत ज्यादा था। और इसकी वजह से उस टाइम ड्यूरेशन में इंडिया की पॉपुलेशन मोस्टली स्टेगनेंट हो गई थी। आप जानते हैं स्टेगनेंट का मतलब रुका हुआ या जिसका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत स्लो होगा। तो 1881 से लेकर 1921 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन फ्लक्चुएट होती जा रही थी बार बार, क्योंकि उस टाइम में बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर हमारे पास आता है द नेक्स्ट वन एंड दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक कंडीशन। तो जब हम डेमोग्राफिक कंडीशन के सेकेंड स्टेज की बात करेंगे दैट इज द आफ्टर 1921। तो 1921 के बाद क्या हुआ, हमारा बर्थ रेट तो बहुत ज्यादा था पर डेथ रेट पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। तो डेथ रेट जो पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। इसका सबसे मेन रीजन क्या था, दैट इज द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। अब धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज बेटर होती जा रही थी और इसी वजह से डेथ रेट पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। और 1921 से लेकर टिल 2011 के सेंसस तक इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी फॉल नहीं हुई, इंडिया का पॉपुलेशन सिर्फ इंक्रीज होता चला गया। और इसीलिए 1921 को कंसीडर किया जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसीलिए क्योंकि इसने पॉपुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा वो था जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा था, लेकिन दूसरा हिस्सा जहां पर बर्थ रेट तो ज्यादा है पर डेथ रेट को हमने कंट्रोल कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। और मैंने लिखा था डेमोग्राफिक कंडीशंस आर एज फॉलो। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी सिचुएशन क्या थी, तो फर्स्ट पॉइंट के साथ स्टार्ट करता हूं, दैट इज द हाई बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। तो हमारा बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था,
जब मैं बर्थ रेट की बात करता हूं दैट इज द 48 पर 1000, और जब मैं डेथ रेट की बात करता हूं तो 40 पर 1000 होता है। पर 1000 का मतलब रेट और बर्थ रेट की कैलकुलेशन पर 1000 के बेसिस पर की जाती है। तो हमारा बर्थ रेट था 48 पर 1000, डेथ रेट था 40 पर 1000। दोनों होते क्या है तो मैंने नेक्स्ट वर्ड डिफाइन किया हुआ है। बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 people in a year। तो एक साल में 1000 लोगों के ऊपर कितने बच्चे पैदा होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द बर्थ रेट। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 people in a year, दैट इज कॉल्ड द बर्थ रेट। इन द सेम ऑर्डर डेथ रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 people in a year। सो रिमेंबर, प्रति 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो गई, दैट इज कॉल्ड द डेथ रेट। तो हमारा बर्थ रेट पर 1000 कितना था उस टाइम में, 48। हमारा डेथ रेट पर 1000 कितना था उस टाइम में, 40। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नाउ सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, यानी कि छोटे से बच्चे। सो उस टाइम में हमारी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ करता था। सो व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो मैंने यहां पर मेंशन किया, इट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लिव बर्थ इन अ ईयर। तो याद रखिएगा, 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से जितने बच्चों की डेथ बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आई रिपीट अगेन, 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से जितने बच्चों की डेथ बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज हो जाती है, दैट इज द पार्ट ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उस टाइम में इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, इट वाज 218 पर 1000। तो याद रखिएगा, 1000 में से 218 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी ऑन दैट टाइम, जो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सिर्फ 44 पर 1000 रह गया। तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी सिचुएशन थी मेडिकल फैसिलिटीज की फील्ड में इंडिया के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं, और मैंने लिखा ओवरऑल लो लिटरेसी रेट। सो द लो लिटरेसी रेट, सो द लो लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, हु कैन रीड एंड राइट। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ओवरऑल लिटरेसी रेट सिर्फ 16% था, और जब आप फीमेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो इट वाज ओनली 7%। तो आप देख सकते हैं सिचुएशन कितनी खराब थी। इंडिया में लिटरेसी रेट ओवरऑल 16% और फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 7% ही था। नेक्स्ट वन की तरफ आता हूं, दैट इज द लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि आप कितनी एवरेज लाइफ एक्सपेक्ट कर। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। तो जो आपके नेशन की कंडीशन है, उस कंडीशन के बेसिस पर आप एवरेज कितना लाइफ जीते हैं, दैट इज कॉल्ड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और उस टाइम में इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 44 इयर्स थी, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। कुछ बुक्स के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे 32 इयर्स लिखा हुआ है, पर हम एनसीईआरटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए हम ये कंसीडर करेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी was 44 years। लेकिन अगर हम आज के कंपैरिजन में 2011 के सेंसस से कंपेयर करें तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 इयर्स की हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ब्रिटिश टाइम में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी लो हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया, एंड दैट इज दैट देयर वाज द लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। इसका मतलब हॉस्पिटल्स के नाम पर हमारे हाथ बिल्कुल खाली थे, हमारे पास हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। अगर हॉस्पिटल्स था भी तो उस टाइम में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं था। तो लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड द सिविक एमिनिटीज, तो जो भी उन्हें फैसिलिटीज उस टाइम में लोगों को मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो कोई भी फैसिलिटीज उन्हें उस टाइम में नहीं मिल पा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल वाज वेरी लो। लिविंग स्टैंडर्ड जहां पर हम बात करते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो था, क्योंकि इंडिया में उस टाइम में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, बहुत ज्यादा गरीबी हुआ करती थी। सो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑन दैट टाइम।
नेक्स्ट वन आता है वेरी लो अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कितने लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। और अर्बनाइजेशन किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ का एक पैरामीटर माना जाता है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं तो अर्बनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। पर इंडिया में अर्बनाइजेशन सिर्फ 14% ही था, क्योंकि आप जानते हैं 85% से ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहा करती थी, तो अप्रोक्सीमेटली 14% पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन में माने जाते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम वाज एक्सट्रीमली लो। अगर आज के कंपैरिजन में हम बात करें तो आज के कंपैरिजन में उस टाइम में हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी, क्योंकि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी था, तो आपके पास पैसा था नहीं। तो यहां पर हमने फिनिश किया हुआ था डेमोग्राफिक कंडीशन। आई रिपीट अगेन, सबसे पहले आपने किया था हाई बर्थ रेट 48 पर 1000 था, हाई डेथ रेट 40 पर 1000 था। फिर आपने बात की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 218 पर 1000 हुआ करता था। हमने बात की लो लिटरेसी रेट जो सिर्फ 16% था। हमने बात की लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो सिर्फ 44 इयर्स की थी। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर हमने फिनिश किया। आता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। तो पहला सवाल आपके पास ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। As you know, we have the 3 different sectors, primary, secondary and tertiary. तो कितना परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, कितना परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स सेकेंडरी में एंगेज है, एंड इन द सेम ऑर्डर कितना परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स टर्शियरी सेक्टर में एंगेज है, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो यहां पर मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा द लार्जर शेयर ऑफ वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। दैट मीन्स कि उस टाइम में हमारे पास ओनली सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन वाज द एग्रीकल्चर एंड द अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एक्टिविटीज हो गई, जैसे हम बात करेंगे डेयरिंग की, हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। सो दीज आर द ऑप्शंस। तो आना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट 75% ऑफ वर्कफोर्स। अगर हम एक अप्रोक्सीमेट फिगर लेकर चले तो दैट इज द 75%. So the 75% of the workforce was engaged in the agriculture, and the remaining 25% engaged in the manufacturing and the service sector. तो आप देख सकते हैं कि 3/4 of the entire workforce सिर्फ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हुआ करता था, और सिर्फ 1/4 वर्कफोर्स हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व था। सेकेंड पॉइंट पर आऊंगा, दैट इज द रीजनल डिस्पैरिटीज अंडर द एग्रीकल्चर। अब ऐसा नहीं है कि अगर 75% ऑफ द वर्कफोर्स एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है तो एग्रीकल्चर हर स्टेट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा रीजनल डिस्पैरिटीज, कुछ स्टेट्स में बहुत बेटर है तो कुछ स्टेट्स में उतना अच्छा नहीं है। तो मैंने 2 पॉइंट्स में लिखा है। फर्स्ट पॉइंट जहां पर मैंने लिखा देयर वाज द इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स। कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर वर्कफोर्स का परसेंटेज इंक्रीज होता जा रहा था एग्रीकल्चर के अंदर। तो 3 डिफरेंट स्टेट्स थे हमारे पास। तो मैंने लिखा उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। तो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज होता जा रहा था। बट इन द सेम ऑर्डर कुछ स्टेट ऐसे भी थे जहां पर डिक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स होता जा रहा था, खासकर जो साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वर्कफोर्स में कम होता जा रहा था। लास्ट पॉइंट की तरफ आता हूं। लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा इंडस्ट्री वाज द अनसेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। जितना कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री को करना चाहिए था, इंडस्ट्री इंडिया में नहीं कर पा रही थी। लेकिन अगर आप किसी भी डेवलप नेशन का एग्जांपल लेंगे तो वहां पर सबसे बड़ा वर्कफोर्स में अगर कंट्रीब्यूशन है तो इंडस्ट्री का एक लार्जर कंट्रीब्यूशन होता है, पर इंडिया के केस में वो अनसेटिस्फैक्टरी था। मैंने लिखा एज कंपेयर टू द अदर नेशन लाइक द इंग्लैंड, जापान एंड द यूएसए, तो उनके कंपैरिजन में हमारी पोजीशन बहुत खराब थी। तो यहाँ पर कंक्लूजन के लिए 3 पॉइंट पर चलता हूं। सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, पर एग्रीकल्चर रीजनल वेरिएशंस क्रिएट कर रहा था।
रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा थी, और तीसरा पॉइंट हमने ये किया था कि इंडस्ट्री एक अनसेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अंडर द ब्रिटिश रूल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात थे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द फैसिलिटीज। आपको अपने प्रोडक्शन करने के लिए और अपनी हाउसिंग के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है। हमें रोड्स की रिक्वायरमेंट है, हमें ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। इन द सेम ऑर्डर आपको हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट है, स्कूल्स की रिक्वायरमेंट है, हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है। दीज आर कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या काम किया, उनका मकसद क्या था और अल्टीमेटली वो कहां तक पहुंचे, तो उसकी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल was very poor। तो उन्होंने करने के नाम पर बहुत कुछ नहीं किया, और जितना किया वो सिर्फ अपने फायदे के लिए किया, ना कि हमारे फायदे के लिए। तो मैंने लिखा द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। हमने उनसे इनहेरिटेड किया हुआ है, मींस वो पूर्वजों के रूप में हमें मिला। तो उन्होंने क्या क्या काम किया। द फर्स्ट वन आता है जी रोड्स आपके पास। मैंने यहाँ पर दो सब पार्ट्स बनाए हुए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि उनका पर्पस क्या था रोड्स बनाने का, एंड सेकेंड वन मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे की रियलिटी क्या थी। तो जब हम रोड्स के पर्पस की बात करते हैं तो रोड्स उन्होंने क्यों बनाया, क्योंकि वो चाहते थे अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना। वो चाहते थे कि उनकी आर्मी आसानी से गांव तक पहुंच सके, कि गांव में अगर कोई क्रांति होने वाली है तो उसे रोका जा सके। सेकेंड उनका पर्पस था कि जो रॉ मटेरियल है, अगर वो गांव से लेकर हमें नियरेस्ट पोर्ट तक पहुंचाना है, तो नियरेस्ट पोर्ट तक पहुंचने के लिए आपके पास रूट्स होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट पर्पस में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना चाहते थे, एंड द सेकेंड वन आप अपनी रॉ मटेरियल को शिफ्ट करना चाहते थे रूरल एरिया से नियरेस्ट पोर्ट की तरफ। सेकेंड वन मैंने लिखा दे ऑल्सो प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव ईज टू द ब्रिटिश ऑफिसर। इससे ब्रिटिशर्स के लिए पूरी इंडिया को कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता था। तो रोड्स बनाने के पीछे इनका ये मकसद था। लेकिन रियलिटी क्या हुई, तो हमने लिखा दे कुड नॉट अकम्प्लिश मच ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपको रीच करना चाहिए था उतना आप रीच नहीं कर पाए। जितने रोड्स इंडिया को कनेक्ट करने के लिए बनाने चाहिए थे उतने रोड्स नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि वहां पर रीजन दिया गया स्कार्सिटी ऑफ फंड्स। हमारे पास इंडिया को देने के लिए पैसा ही नहीं था, क्योंकि सारा पैसा तो हम ब्रिटेन लेकर चले गए थे। तो स्कार्सिटी ऑफ फंड्स, जिसकी वजह से नंबर ऑफ रोड्स बहुत कम बने। सेकेंड वन मैंने लिखा देयर ऑलवेज रिमेन द ह्यूज शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर बड़ी शॉर्टेज थी ऑल वेदर रोड्स की। ऑल वेदर रोड्स का मतलब क्या है, जो हर मौसम में काम करे। पर आपने इतनी लो क्वालिटी के रोड्स बना रखे थे कि जो रेनी सीजन्स में स्विमिंग पूल की तरह बन जाया करते थे। दैट मीन्स कि हमारे पास ऑल वेदर रोड्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हुआ करती थी अंडर द ब्रिटिश रूल। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। सेकेंड वन की तरफ चलता हूं। सेकेंड वन हमारे पास आता है रेलवे। रेलवे जो आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी की तरफ। तो रेलवे बनाने के पीछे उनका मकसद क्या था, क्या इंडिया को बेनिफिट करना था? तो आंसर है नहीं जी। मैंने यहां पे लिखा इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। मैंने आपको बताया इट वाज स्टार्टेड इन 1850। तो रेलवे की स्टार्टिंग हुई थी 1850 में। तो जो फर्स्ट रेलवे ब्रिज है वो बना था बिटवीन द बॉम्बे टू थाने इन 1854। तो आपको ये दो ईयर्स याद रखने रेलवे का। तो यहाँ पर आपका बेनिफिट क्या हुआ, इंडियंस की बात कर रहा हूँ। 3 पॉइंट्स में मैंने लिखा एनेबल द पीपल टू अंडरटेक द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना आसान हो गया। एक शहर से दूसरे शहर जाना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना अब आपके लिए आसान हो गया। पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी। तो आप कह सकते हैं कि रेलवे ने बहुत हेल्प किया इसके अंदर। सेकेंड वन, इट ब्रोक द ज्योग्राफिकल एंड द कल्चरल बैरियर्स। जो हमारी ज्योग्राफिकल बैरियर्स हुआ करती थी वो अब धीरे धीरे टूट गए। अब सारे स्टेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। इनका कल्चर कनेक्ट हो गया। कल्चर का मतलब अब किसी भी स्टेट में किसी भी स्टेट के लोग आपको मिल जाएंगे।
दिल्ली के अंदर आपको बिहार के लोग भी मिलेंगे, पंजाब के लोग भी मिलेंगे, हरियाणा के लोग भी मिलेंगे, तो इससे कल्चरल जो हमारा गैप था वो कम हो गया। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा, इट ऑल्सो प्रमोटेड द नेशनल इंटीग्रेशन। इससे एक भारत बन गया जिसे हम नेशनल इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि हर स्टेट को मिलाने का काम रेलवे ने यहां पर किया। ये हमने बात की थी कि रेलवे बनाने से क्या बेनिफिट हुआ, हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जर्नी कर सकते हैं। सेकेंड वन, जो कल्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स था वो कम हो गया। तीसरा, नेशनल इंटीग्रेशन हो गया जहां पर पूरा भारत एक हो गया। अब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स का मेन मकसद क्या था रेलवे बनाने के पीछे। तो मैंने लिखा, इट प्रमोटेड द फॉरेन ट्रेड। वो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना चाहते थे। तो फॉरेन ट्रेड प्रमोट करने से क्या बेनिफिट होगा कि इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर सकती है और इंपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसकी वजह से इंडिया का वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि ये सारा पैसा इंडिया के फायदे में नहीं आया, बल्कि इंडिया का ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ हो गया था। तो हमने यहाँ पे लिखा, इट बेनिफिटेड द ब्रिटिशर्स मोर देन द इंडियंस। तो फायदा उन्होंने हमारा करने की कोशिश नहीं की, फायदा उनका सिर्फ होना था। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड बढ़ाने से उन्हीं का फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने ड्रेन कर दिया इंडिया की वेल्थ को। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा, इट प्रमोटेड द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। रेलवे बनाने के पीछे एक सबसे बड़ा मकसद था कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना, क्योंकि अगर आप कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करेंगे तो इंडिया में फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन लेस हो जाएगा, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फमाइन की सिचुएशन आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके डिसीजन ने हमारे इंडिया की बैंड बजा कर रख दी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में कॉमर्शियलाइजेशन जिसने हमें बर्बाद कर दिया। सो दीज आर द पॉइंट जहां पर रेलवे बनाने के पीछे पर्पस था। इसके अलावा कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लाइक द एयर एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट। उस टाइम में एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी हमारे पास था, कैनाल्स भी बनाए गए थे, लेकिन वो अनसेटिस्फैक्टरी थे, अनइकोनॉमिकल माने गए। ब्रिटिशर्स को लगा कि रेलवे उनसे ज्यादा चीप ट्रांसपोर्टेशन है, तो उन्होंने इसे बंद कर दिया। सेम ऑर्डर में कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास पोस्ट एंड टेलीग्राफ फैसिलिटीज भी थी, पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाए, क्योंकि टेलीग्राफ एक्सपेंसिव होता था और पोस्ट अगर चीपर था तो वो हमारे कंपैरिजन में इनएडिक्वेट माना गया। मतलब उसकी जितनी सप्लाई होनी चाहिए थी उतना पोस्ट फैसिलिटीज हमारे पास नहीं आ पाया। इन द सेम ऑर्डर, लास्ट पॉइंट मैंने बताया, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग एंड अदर इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की जो अल्टीमेटली उनका फायदा कर सके, ना कि इंडिया का। तो ना तो उन्होंने हेल्थ पर कोई काम किया, ना तो एजुकेशन पर काम किया, ना तो लोगों की हाउसिंग पर कोई काम किया। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन निकल कर आता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिशर्स टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर was not to provide the basic facilities to the people। आपका मकसद कभी भी इंडिया के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना नहीं था, बट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, आप सिर्फ अपना फायदा देखना चाहते थे। एट द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल, इंडिया वॉज लेफ्ट स्टेगनेंट। और जब आप छोड़कर गए तो आपने हमारी इकोनॉमी जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी उसे स्टेगनेंट बना दिया। आप जानते हैं स्टेगनेंट जो बहुत ही स्लो रेट ऑफ ग्रोथ जिस कंट्री के अंदर होगा। बैकवर्ड एंड द पुअर इकोनॉमी अलोंग विद a huge drain of economic resources of the country to the Great Britain। हमारा सारा पैसा भी लूट कर आप अपने देशों में ले गए, तो यहाँ पर हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, अल्टीमेटली फायदा सिर्फ आपका हुआ। चलिए तो लास्ट करते हैं विद द लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ब्रिटिश रूल। आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट की इतनी सारी खामियों के बारे में पढ़ा, अब उनकी कुछ अच्छाइयों की बात करते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक बेटर स्टेप भी था इंडियन इकोनॉमी के लिए, जिसने हमें सेल्फ सफिशिएंट बना दिया इन द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। जहां पर अब इंडियन फार्मर्स के माइंड में ये आने लग गया कि प्रोडक्शन हमें सिर्फ अपने लिए नहीं करना, बल्कि अपने नेशंस के डेवलपमेंट के लिए करना है। जहां पर अब प्रोडक्शन पैसे कमाने के पर्पस से होने लग गया, तो
तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ने हमारी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया इन द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। सेकेंड वन मैंने लिखा है, इट प्रोवाइडेड द बेटर एंड द चीप ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द रेलवे एंड द रोड्स। तो हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और अच्छा काम किया कि उन्होंने हमें चीप ट्रांसपोर्टेशन दिया थ्रू द रोड्स एंड द रेलवे। आगे मैंने लिखा, इट हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। तो किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रोड्स और रेलवे ने वही रोल प्ले किया इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर। थर्ड पॉइंट की तरफ चलता हूं, इन केस ऑफ ड्रॉट एंड फमाइन। आप जानते हो उस टाइम में फमाइन की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही थी इंडिया के अंदर, तो रेलवे हमारी हेल्प कर सकता था फमाइन को कंट्रोल करने में। आपने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो मान लीजिए जो भी अफेक्टेड एरिया है, रेलवे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी सरप्लस एरिया है जहां पर बहुत सारा फूड ग्रेन्स है, वहां से हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू शिफ्ट कर सकते हैं उन एरियाज के अंदर जहां पर शॉर्टेज ऑफ फूड है। यानी कि रेलवे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है इन कंट्रोलिंग द फमाइन। तो एक बहुत अच्छा काम हम इससे कर सकते हैं, जहां पर सरप्लस एरिया से चीजें हम शॉर्टेज एरिया में पहुंचा सकते हैं। The second last point, it helped the Indian economy to shift from the barter system of exchange to the monetary system of exchange. इंडिया में पहले barter system of exchange चलता था, पर जब से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने हमें मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज सिखा दिया, जहां पर मनी के थ्रू अब हम ट्रांजेक्शन करने लगे। नाउ द लास्ट पार्ट इज द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इसका मतलब कि देश चलाया कैसे जाता है, ये ब्रिटेन वालों से हमें सीखना चाहिए। जिस देश ने आपको 190 इयर्स तक कंट्रोल कर लिया, उससे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कोई और सिखा नहीं सकता। सो दीज आर द 5 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो यहां पर ये चैप्टर एंड हुआ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस एंटायर चैप्टर में कहीं भी और किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।